जी तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आप भी अपने पास इस तरह से आमने सामने एक ही पेज पर अगर ये कॉलम बनाना चाहते हो तो बनाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जब पेपर में एंट्रीज बनाएंगे, अगर दोनों सिस्टम के तहत एंट्री बनाने को उसने कहा तो हम दो अलग अलग पेजेस पर बनाएंगे। अभी हम अपने पेजेस वगैरह बचाते हुए ये काम कर रहे हैं। तो एक पीरियोडिक सिस्टम और एक परपेचुअल सिस्टम, ये दो सिस्टम से मैं आपको काम सिखाऊंगा। एक पीरियोडिक सिस्टम में एक परपेचुअल सिस्टम है। एक ही बिजनेस जब पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहा हो तो पीरियोडिक में एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं और परपेचुअल में कैसे बनाई जाती हैं हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पे हम डमी एंट्रीज लिखेंगे, कोई अमाउंट नहीं होगी। ठीक है, और ये एंट्रीज आप बोलेंगे तो मैं वहां से कॉपी भी कर सकता हूँ। चलें, अब जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं अभी तक, हमने दोनों सिस्टम का पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था, तो पहले क्वेश्चन से हम एंट्रीज देखते जाएंगे और दोनों के फर्क भी सामने रखते जाएंगे। ट्रांजेक्शन में जुबानी कहूंगा, ट्रांजेक्शन में लिखूंगा नहीं। ठीक है, ट्रांजेक्शन में लिखूंगा नहीं। आप यकीन कहेंगे सर एंट्री किस चीज की बनती है आखिर, क्योंकि अभी साइंस का एक ही स्टूडेंट है हमारे साथ नाइस, अहमद साहब तो जो है वो क्लास ले ही नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या मसला है। तो फिलहाल इस बात को यूं समझ लीजिए कि देखिए यहाँ रिक्वायर्ड में लिखा है पास, ये क्वेश्चन 1 है बेटा, नाइस। क्वेश्चन 1 में लिखा है पास जनरल जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज एंड सेल्स ऑन अकाउंट एंड रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बाय ईच मेथड। तो मैं आपको नीचे की जो जवाबात है ना, जो एंट्री बनी हुई है जर्नल एंट्रीज, वो आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर दूं, पकाना नहीं चाह रहा आपको, जाहिर सी बात है आप सब पढ़े हुए माशाल्लाह ये चीज। जर्नल एंट्रीज रोजमर्रा की होने वाली एंट्रीज को कहते हैं। जर्नल में बनाई जाती हैं एंट्रीज, चाहे कोई सी भी हो, जिस फॉर्मेट में वो बनती हैं उस फॉर्मेट का नाम जर्नल है। और इसके अलावा एंडिंग इन्वेंट्री की जो एंट्री बनाएंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री क्या रोजाना पता चलती रहती है पीरियोडिक सिस्टम में। पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री कब पता चलती है, जवाब जल्दी से लिख के भेजें फटाफट। पीरियोडिक सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री कब पता चलती है? जवाब ही नहीं आ रहा किसी का। मंथ एंड पर, शुक्रिया। किसी भी लास्ट डेट पर, कोई भी डेट जो फिक्स की हुई हो, कोई भी वक्त जो मुकर्रर किया हुआ हो कि भाई हम हर हफ्ते चेक करेंगे, हर महीने चेक करेंगे, हर 15 दिन बाद चेक करेंगे, तो हमें एक खास वक्त के बाद इन्वेंट्री पता चलती है। तो यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की जो एंट्री बनाते हैं उसे कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर जो एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की एंट्री बनाएंगे उसे कौन सी एंट्री कहते हैं? एडजस्टिंग एंट्री। जो रोजमर्रा के मामलात हैं इनकी जो एंट्री बनेगी उसे कहते हैं जनरल एंट्री। जी फॉर जनरल। जनरल एंट्री रोजमर्रा के होने वाले एंट्रीज को कहा जाता है। और एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं जो किसी मखसूस वक्त पर बनाई जाए। तो एंडिंग इन्वेंट्री किसी मखसूस वक्त में मालूम की जाती है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री को एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। हम कौन से सिस्टम की एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? पीरियोडिक सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ ट्रांजेक्शन देखें, मामलात देखें, क्या क्या मामलात हुए थे। सही है, तो यहाँ बताएं सबसे पहला मामला आपको जनवरी 1 को लिखा नजर आ रहा है, इन्वेंट्री 500 यूनिट 5 रुपए वाले। तो क्या ये आपने खरीदे हैं? जवाब ही नहीं आ रहा, सो रहे सब लोग। एक जवाब आया देखो, पहले खरीदे होंगे, पहले खरीदे होंगे, अभी खरीदे हैं, पहली तारीख को आपने ये माल खरीदा है, बस सिंपल नहीं। बिल्कुल सही है, घर से लाए हैं। हाँ, बस खरीदा नहीं है। अच्छा नहीं, अगर घर से लाते ना हुज़ैफा तो फिर यहाँ कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, तो घर से नहीं लाए, ये सामान पिछले महीने खरीदा होगा, पिछले महीने के एंड पर बच गया होगा, इसलिए ये इस महीने का ओपनिंग है। तो अगर ये पिछले महीने खरीदा होगा तो ये पिछले महीने रिकॉर्ड भी हुआ होगा, तो इसे रिकॉर्ड करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज आपकी दुकान में अगर मौजूद है तो इसका मतलब है जब आप वो खरीद के लाएंगे तो आपने उसे लाजमी लिखा होगा। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री नहीं बनानी होती कभी भी, इस ओपनिंग में मौजूद सामान की एंट्री बनानी नहीं होती कभी भी। अच्छा, उसके बाद जनवरी की 10 तारीख को आप कहते हो आपने खरीदे 2000 यूनिट, हर यूनिट कितने रुपए का खरीदा? 6 रुपए का। अच्छा, अब आपको याद है आपने इस सवाल में, ये क्वेश्चन 1 है, आमतौर पर मैं ये कब पढ़ाता हूँ एंट्रीज पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन मैंने बोला यार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना हो ये सारे ही खत्म हो जाए दिमागी तौर पे, इसलिए इनको अभी पढ़ा दो। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा खासा पीरियोडिक और परपेचुअल के मेथड्स कंप्लीट हो गए, इनको एंट्री आज से शुरू करवाते हैं। तो मेरे बच्चों आप जरा तवज्जो चाहिए कि हमने एक शेड्यूल बनाया था, अगर आपको याद हो। शेड्यूल आपके सामने छोटा कर दो स्क्रीन पे ताकि दोनों आपके सामने आ जाए। परचेज के 2000 यूनिट ये लिखे हुए, 12,000 रुपए का सामान खरीदा था, किस पर खरीदा था कुछ नहीं लिखा हुआ आगे। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ किस पर खरीदा, तो हमारी अजम्पशन क्या है, हम किस पर खरीदते हैं? कैश पर। मर्चेंडाइज।
ये अनुषा की आवाज थी, किसकी थी? अनुषा ने तो आज ज्वाइन नहीं किया क्लास। कैश पर किसने बोला? इकरा ने? बुशरा ने? अच्छा, बेटा याद रखिए कि ऐसी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन तो कभी भी लिखी नजर ही नहीं आती। अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर की बुक में तो आमतौर पर या तो वहां लिखता है वो परचेज ऑन अकाउंट या परचेज ऑन कैश, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जब मर्चेंडाइज खरीद रहा हो या बेच रहा हो, मर्चेंडाइज खरीद रहा हो या बेच रहा हो और लिखा ना हो कि किस पर खरीदी या किस पर बेची, तो उधार की अजम्पशन ली जाती है। ये पाकिस्तानी फिलॉसफी है। और जब एसेट खरीदा या बेचा जा रहा हो और बताया हुआ ना हो तो आमतौर पर कैश पर होता है। मैं ये बात जर्नल पढ़ाते हुए बता चुका हूं। तो आप बताइए 10 तारीख को पहली ट्रांजैक्शन हुई, क्या खरीदी है बताइए, जल्दी से लिख के बताएं, टाइम नहीं है भाई, आप बहुत शुरू जा रहे हैं आप लोग। क्या खरीदी है? क्या खरीदी है नाइश भाई, क्या खरीदी है? शुक्रिया बाकी लोगों का। मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते थे? मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते थे? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाइश साहब आपका जवाब नहीं आया, आपकी वजह से इतना स्लो चल रहा हूँ, वरना जाल उड़ा सकता हूँ मैं। ये सब इंटर कॉमर्स वाले सब जवाब दे रहे हैं, आप भी कोशिश करें, आपको पढ़ाया मैंने जर्नल में। मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों आप सबने जवाब दिया, मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। अब सब बच्चे गौर से सुनेंगे, इंटर कॉमर्स के तमाम स्टूडेंट्स भी गौर से सुनेंगे, तलहा जावेद आप भी गौर से सुनेंगे क्योंकि आपका जवाब डिफरेंट है। देखिए, मर्चेंडाइज खरीदने को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेवल तक आप एक ही नाम देते हुए आए। मर्चेंडाइज खरीदने को आपने हमेशा एक ही नाम दिया और आपने वो मुझे लिख के भी भेजा। क्या लिख के भेजा? परचेजेस। और मैंने पढ़ाते हुए भी आपको यही सिखाया। आप गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम। और यहाँ मर्चेंडाइज परचेज करने को साल के दौरान वो क्या समझता है? खर्चा। और कौन सा अकाउंट लिखता है? परचेजेस। ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है? पीरियोडिक। यानी आप इंटर कॉमर्स में भी जब थे तो आप पीरियोडिक सिस्टम पढ़ते थे, आपको पता नहीं था कि आप पीरियोडिक सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन आप पीरियोडिक ही पढ़ रहे होते थे। अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि मर्चेंडाइज खरीदने को हमेशा सिर्फ परचेजेस नहीं कहा जाता। इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम व्हिच इज यूजिंग बाय द फर्म। अगर फर्म इस्तेमाल कर रही है पीरियोडिक सिस्टम तो फर्म मर्चेंडाइज के खरीदने को नाम देगी परचेजेस। और अगर फर्म इस्तेमाल कर रही है कौन सा सिस्टम? परपीचुअल, जो कि अभी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, तो मर्चेंडाइज खरीदने को किस नाम से लिखा जाता है? ये देखो, उसे मर्चेंडाइज के नाम से ही लिखा जाता है और उसे माना जाता है अपना एसेट। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, और अगर अभी समझ आ गई तो आगे आपके लिए एंट्री समझना और आसान हो जाएगा। और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, वक्त समझा देगा, सीख जाएंगे। दो सिस्टम है, यानी आसान लफ्जों में मर्चेंडाइज खरीदने की एंट्री आज तक आप क्या सुनाते हुए आए। तो चले एक काम करता हूँ, ये ले अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मर्चेंडाइज खरीदने की एंट्री क्या बनाते थे, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ। अब मुझे लिखना पड़ेगा यार इतना सारा बार बार, क्या लिखना पड़ेगा? परचेज मर्चेंडाइज। बताओ क्या एंट्री बनाते थे? अरे यार ये क्या मजाक है। मर्चेंडाइज खरीदने की एंट्री हम बनाते थे हमेशा, बता ही नहीं रहा कोई, लिख के भी नहीं बता रहा पूरी क्या बनाते थे। मर्चेंडाइज खरीदने की एंट्री सुना दो यार। परचेज मर्चेंडाइज और लोग लिख दिया आगे मैंने, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट। क्या एंट्री बनाते थे भाई इसकी? शुक्रिया बताने वालों का। अभी तक एक आंसर आया मेरे पास, अफसोस हो रहा है मुझे। परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री बनाते थे हम। और क्रेडिट थोड़ा लाइन से आगे होता था अगर आपको याद हो। परचेजेस डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनी मर्चेंडाइज खरीदने की। यहाँ डमी अमाउंट लिख देता हूँ। ये कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक। परपीचुअल में यही एंट्री क्या बनेगी, अब आप गौर फरमाइएगा जरा। परपीचुअल में यही एंट्री मर्चेंडाइज खरीदते हुए हम कहेंगे क्या डेबिट? आपको जवाब दे मुझे अगर अक्लमंद है तो। परपीचुअल सिस्टम कहता है मर्चेंडाइज, परपीचुअल सिस्टम कहता है मर्चेंडाइज खरीदने को अपना खर्चा ना कहो।
पीरियोडिक कहता है मर्चेंडाइज खरीदने को अपना खर्चा कहो, परचेजेस कहो, एक्सपेंस मानो। परपेचुअल कहता है मर्चेंडाइज खरीदने को अपना खर्चा ना कहो, इसे मानो अपना एसेट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए। इससे मानो अपना एसेट। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कर लो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बढ़ा लो, और किस पर खरीदा? उधार पर, तो जिम्मेदारी भी बढ़ा लो। जिससे समझ नहीं आया वो बेफिक्र होके पूछे। नाइस, तुम जिंदा हो, जल्दी इजहार करो। सर ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये ड्रामेबाजी थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो अल्लाह करे सच में ही आ रहा हो। ये देख लो जरा गौर से, ये देखो मर्चेंडाइज खरीदने की पहले एंट्री यहाँ पर 10 तारीख को क्या बनाई हुई है सॉल्यूशन में, देखो जाके, ये सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने। अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मेट मौजूद है तो उसमें देख लो, वरना स्क्रीन पे देख लो। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। और सर ये 12,000 कहाँ से आया? ये देखो, ये 12,000 रुपए हमने शेड्यूल से आके देखा, 12,000 का सामान खरीदा था। यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 पता चल जाएगा। सही है, तो आपको ये पहली एंट्री नजर आ गई। अच्छा, ये क्या लिखी हुई है इसके नीचे? नाइस, तुम बताओ ये क्या लिखी हुई है इसके नीचे? क्रेडिट परचेसेस नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड की इसको कहते क्या है? ये जो लिखा है क्या कहते हैं? नाइस, क्रेडिट परचेस की रिकॉर्ड करना। नहीं, नाइस, इस लिखने को कहते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन। नरेशन या आसान अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन। यानी हमने यहाँ बताया है कि ये जो हमने डेबिट क्रेडिट किया है ना अकाउंट्स को, ये इसलिए किया है क्योंकि हम उधार पे माल खरीद रहे हैं। समझ आ गई बात? सही है सर। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ, फर्स्ट करूँ तो भाई ये लिखा है परचेज, और मैं फर्स्ट कर लूँ ये मैंने कैश पे खरीदा है। किस पर खरीदा है? कैश। कैश पर। अब कितने यूनिट खरीदे? 1500, एक 7 रुपए का टोटल। यहाँ से देख लेते हैं कितने का माल खरीदा? 10,500 का। कब खरीदा? 20 तारीख को। तो पीरियोडिक सिस्टम के तहत एंट्री क्या बननी चाहिए? परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। क्यों कैश क्रेडिट भाई? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। कैश की नेचर क्या होती है नाइश, तुम बताओ? कैश को हम क्या समझते हैं अपने बिजनेस का? एसेट्स। एसेट। एसेट हमारे पास से जा रहा है तो कम हो रहा है ना। एसेट डिक्रीज हो, कहाँ लिखते हैं? रूल ऑफ डेबिट में। हाँ, तो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। 10,500 से परचेजेस डेबिट और, समझ आ गई एंट्री? अच्छा देखो, यहाँ लाइनें नहीं बनी हुई, लेकिन वहां जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना ये वाली स्क्रीन पर, अगर तुम देखो ये वाली स्क्रीन पर, तो यहाँ मैंने बकायदा पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, कॉलम्स भी बने हुए और इसी तरह बनता है ये पेपर में पूरे पेज पर। ये इतना पोर्शन, ये देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये पूरा पोर्शन एक पेज पे बनेगा, याद रखना, ठीक है? ये नाइश के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ये दोनों एंट्री सीख ली, ठीक है? तो अब इसके बाद एक काम करता हूँ, तुम्हें ले जाके ये वाली एंट्री वहां पे दिखा दो ना सिस्टम में तेजी से, ताकि एक साथ ही चैंपियन हो जाओ। अब जरा यहाँ दिखना 12वें क्वेश्चन में परपेचुअल सिस्टम में, ये परपेचुअल सिस्टम है, जनवरी 1 की एंट्री बनेगी, जल्दी बताओ यस और नो। जनवरी 1 की एंट्री बनती नहीं है, ओपनिंग की एंट्री नहीं बनती। अगर यहाँ परचेज लिखा होता है या सेल लिखा होता तो एंट्री बनाता, लेकिन अगर बैलेंस मौजूद है तो उसकी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि वो पहले से मौजूद है, वो पहले से खरीदा हुआ होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा। तो 15 तारीख की एंट्री बनेगी। देखना क्या लिखा है? परचेज ऑन अकाउंट। क्या खरीद रहे हो? 5,000 यूनिट मर्चेंडाइज के, एक 12 रुपए का। तो कितने का सामान बना? इसका तो नीचे आपने शेड्यूल बना रहा है, यहाँ से भी देख के बता सकते हो कितने का माल, 60,000 रुपए का। अब एंट्री कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके, क्या एंट्री बननी चाहिए? मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। बाकी लोग जो है वो सोच रहे हैं बोलने का, अनम्यूट कर रहे हैं फिर म्यूट कर रहे हैं, बोले छोटा रहने तो इज्जत हो जाएगी। अच्छा ये नहीं सर, मैंने अनम्यूट किया था बोलने के लिए, लेकिन बुशरा ने बोल दिया था फिर। जी जी बिल्कुल। ये देखें, मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और अगर इसके आगे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिख दूं तो गुना मिलेगा? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी में लिखा जा सकता है, मर्चेंडाइज का जखीरा खरीद के लाया हूं मैं, तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये क्या लिखी है? नरेशन, 60,000 रुपए। नाइस, तुम्हें ये एंट्री समझ में आई? जल्दी बोलो। नाइस, जिंदा बेटा, एंट्री समझ आ गई? बताइए मेरा मीटिंग से चला गया क्या? अच्छा, उनका नेट वेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलो बहरहाल अब एक काम करते हैं, उसके बाद आपको और मजीद बताता हूँ। आइए अब एक काम ये करते हैं, आपसे पूछते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। अब आप एक काम ये करना, आप सबके पास फॉर्मेट है ना? और अगर नहीं भी है फॉर्मेट मेरे पास, तो यार आप लोगों के पास वो तो होगा, क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी तो होगी। मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर,
मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर। चलो भाई अब इसकी एंट्री लिखाओ, शाबाश। क्या बनाओ? सर अकाउंट पेबल डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। माजिद, परचेजेस क्रेडिट माजिद। नो सर, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। किसी को समझ नहीं आया बेफिक्र होके चिरान करके देखे एक बार। और इसे करना है मुझे क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट कैसे करूं? मेरे पास कुछ बेसिक ना हो। चलो इसको थोड़ा दुबला कर देता हूं। चलो अब तो मुनासिब है शायद। सही है, थोड़ा आगे हो गया ना क्रेडिट। चलो अब यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी भाई? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और परचेज। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट किसके ला रहे हो? नहीं सॉरी सर, तो फिर अकाउंट पेमेंट डेबिट अकाउंट पेबल डेबिट और मर्चेंडाइज रिटर्न। मर्चेंडाइज रिटर्न। जब मर्चेंडाइज आई थी तो मर्चेंडाइज इन लिखा था क्या? जब मर्चेंडाइज आई थी तो उसे अपना क्या समझा था? पहले ये बताओ, नेचर वाइज उसे क्या माना था अपना? एसेट। आज तुम्हारे पास है तुम्हारा एसेट। बोलो, तुम्हारे पास है तुम्हारा एसेट, क्या हुआ? जब चला गया, डिक्रीज हो गया, तो एसेट डिक्रीज हो कहाँ लिखते हैं? वो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिख दिया सिंपल। जब आया तो डेबिट किया और जब चला गया तो क्रेडिट में लिख दिया। सही है। देखो फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम्हें मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस पढ़ाया जाता है और वापस करने को परचेज रिटर्न। लेकिन परपेचुअल सिस्टम एक ऐसा निजाम है जिसमें खरीदने और वापस करने को अलग अलग नामों से नहीं लिखते, बल्कि हम उसके खरीदने को भी एसेट समझते हैं और जब वो वापस जाती है तो हम कहते हैं हमारा एसेट कम हो गया। आप लोगों को समझ आ रहा है लेक्चर आजकल? आप सब दिमागी तौर पे चले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिटर्न की एंट्री आपको समझा दी है। मजे की बात है रिटर्न वहां नहीं है फिलहाल, यानी क्वेश्चन 1 में भी आपको रिटर्न अभी नजर नहीं आएगा अगर आप गौर से देखें। यहाँ रिटर्न नहीं है, सिर्फ यहाँ परचेज है और फिर क्या है सेल। तो अब मैं सेल की एंट्री की तरफ आता हूँ। ठीक है, बताएं दोनों एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊँ। रिटर्न की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई होगी, जो दी हुई होगी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री क्या होगी? अगली नरेशन में लिख दूं पहले। मैं कहता हूँ जनाब हमने सेल ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सेल ऑफ मर्चेंडाइज में अब आप मुझे सेल ऑफ मर्चेंडाइज की एंट्री बताएं सब बच्चे। चलें शाबाश। और ऑन अकाउंट है, सही है, ऑन अकाउंट लिख के भेज दें, बता दें जैसे दिल करे। सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। आवाज आ रही है मेरी? सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट की एंट्री। अकाउंट पेबल डेबिट। शाबाश। अकाउंट पेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, ओके। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। किसी को कोई एतराज है तो बेफिक्र होके पूछे। और यही सेम एंट्री अब ये कौन सी प्राइस से बनती है ये बताओ मुझे। ये एंट्री कौन सी प्राइस से बनती है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं मैं आप सब लोगों से। ये एंट्री कौन सी प्राइस से बनती है? घुमा के खोल ले। ये एंट्री कौन सी प्राइस से बनती है? दो जवाब आए, माजिद का और हुज़ैफा का, बाकी सब लोग जवाब नहीं दे रहे। ओ भाई सेल कौन सी प्राइस पे करते हो यार? क्या हो जाता है आप लोगों को अचानक? सामान कौन सी प्राइस पे बेचते हो? कॉस्ट प्राइस पे बेचते हो क्या? पता ही नहीं है कौन सी प्राइस, कितनी प्राइस होती है? प्राइस कितनी तरह की पढ़ते हैं हम? कितनी तरह की प्राइस पढ़ते हैं? पहले जवाब दो मेरे सवाल का। अब 4 लोगों के जवाब सही आ चुके हैं मेरे पास।
मैं गुस्सा करता हूँ तभी जवाब सही आता है, बाकी सब लोग सो रहे हैं। रिजा और अलीहा फिर चली गई क्या? इकराम मुनव्वर का जवाब नहीं आया अभी तक मेरे पास, लाइबा का जवाब नहीं आया। दो तरह की प्राइस होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है और दूसरी कॉस्ट प्राइस होती है। तो जब हम सामान बेचते हैं तो हम क्या कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं सामान को? कौन सी प्राइस पे बेचते हैं सामान को? सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंट्री हमेशा कौन सी प्राइस से बनेगी? आपको समझाने के लिए लिखा हूं सिर्फ, सेलिंग प्राइस से, सही है। ये एंट्री हमेशा सेलिंग प्राइस से बनती है। अच्छा, तो सेल ऑफ मर्चेंडाइज यहां पर भी सेम एंट्री है, सामान तो यहां पर भी बेचा ना। अब मसला यह है सर, यहां पे मर्चेंडाइज खरीदने की एंट्री बनाई अलग। सवाल कोई बच्चा मासूम सा कर रहा है मुझसे, वो कह रहा है सर यहाँ पर मर्चेंडाइज खरीदने की एंट्री अलग थी और यहाँ खरीदने की अलग थी, तो बेचने की दोनों जगह सेम क्यों है? बाज़ाहिर आपको सेम लग रही है, अभी आपको एक और चेंज सुनने को मिलने वाला है नया। वो चेंज आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा होगा, वरना फिर मुश्किल में आ जाएंगे। भाई बात यह है, मर्चेंडाइज बेचते तो हमेशा दोनों सिस्टम में है, यहाँ भी बेची जाती है और यहाँ भी बेची जाती है। पीरियोडिक में भी बेचते हैं, परपेचुअल में भी बेचते हैं। पीरियोडिक में मर्चेंडाइज बेचे या परपेचुअल में मर्चेंडाइज हमेशा कौन सी प्राइस पर बिकती है? आपने जवाब दिया सेलिंग प्राइस पर। तो हमारे पास या तो कैश आता होगा या हमारे पास पैसे लेने का प्रॉमिस आता होगा। तो पैसे आते होंगे हमेशा किसके बराबर? सेलिंग प्राइस के बराबर। या प्रॉमिस आता होगा हमेशा किसके बराबर? सेलिंग प्राइस के बराबर। क्या हमारे पास से माल भी उतने का ही जाता होगा? यस और नो? क्या हमारे पास से माल भी उतने का जाता होगा? यार आप लोग बहुत हल्के हैं आज भाई, जवाब ही नहीं दे रहे सब लोग। पढ़ना नहीं चाह रहे क्या? दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का? हाँ, दो हो गया जवाब, नहीं जाता, बिल्कुल सही है। जितने रुपए हमारे पास आते हैं जरूरी नहीं उतने का सामान हमारे पास से जाए, उससे ज्यादा का भी जा सकता है और उससे कम का भी जा सकता है और कभी उसके बराबर का भी जा सकता है। जब हमारा सामान ना बिक रहा हो तो हम कहते हैं चलो जितने का खरीद के ना उतने में बेच देते हैं। इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस जो होती है ये वो प्राइस है जिसमें हमने सामान को बेचा, लेकिन क्या वो सामान उतनी ही रुपए का था जितने में बेचा? नहीं। सामान की कॉस्ट प्राइस आमतौर पर सेलिंग प्राइस से क्या होती है? सवाल सुन लो, सामान की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से आमतौर पे क्या होती है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है सेलिंग प्राइस के मुकाबले में जनरली? वेरी गुड फातिमा, बेटा सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हूँ सैफा। कॉस्ट प्राइस क्या होती है सेलिंग प्राइस के मुकाबले में? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के मुकाबले में ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के मुकाबले में कम होती है। कॉस्ट हमेशा कम होती है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है आमतौर पर। तो इसका मतलब है जो सामान हमारे पास से गया उसकी कीमत होगी कम। अच्छा, यहाँ पर हम सामान जाने की एंट्री बनाते थे क्या पीरियोडिक में? तुम इंटर कॉमर्स वालों से मुखातिब हो, जब तुम सामान बेचते थे कितने एंट्री बनाते थे आज तक? जब तुम सामान बेचते थे आज तक कितने एंट्री बनाते हुए आए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? और बीकॉम पार्ट 1 की बेसिक अकाउंटिंग भी जब पढ़ाई, लेक्चर भी देख लेना, वीडियो भी अपलोड हुई थी, उसमें सेल करने की कितनी एंट्री सिखाई थी मैंने? एक। क्योंकि हम सिर्फ सामान बेचने की एंट्री बनाते थे, सही है। आज आप देख रहे हैं पीरियोडिक में भी एक एंट्री है, परपेचुअल में भी एक एंट्री है, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री और बनेगी अब, जो आप सबके लिए नई है। और वो दूसरी एंट्री किस चीज की है? वो है कॉस्ट प्राइस। अब हम कॉस्ट की एंट्री बनाएंगे। सर क्यों बनाएंगे? यहाँ तो एक ही बनाइए, और हम तो इंटर में भी हमेशा एक ही एंट्री बनाते हुए आए सेल की। तुम जो सिस्टम पढ़ते आए वो कौन सा था? पीरियोडिक। और अब तुम्हें नया सिस्टम कौन सा पढ़ा रहा हूँ? परपेचुअल। परपेचुअल कहता है सामान जैसे ही आए अपडेट करो और सामान जैसे ही जाए अपडेट करो। इसका मतलब है जब तुमने सामान बेचा तो तुम्हारे पास से कुछ मालियत का सामान चला भी गया या नहीं गया? तुम्हारे पास से कुछ सामान चला भी गया। तो बिल फर्श करते हैं, सामान था 80 रुपए का और 100 रुपए में बेचा। आप सब जिंदा है ना? सामान 80 रुपए का था, आवाजें आ रही है सबको? 80 रुपए का सामान था और 100 रुपए में बेचा। तो ये एंट्री कितने रुपए से बनी होगी? जल्दी जवाब दो, ये वाली एंट्री कितने से बनी होगी पीरियोडिक सिस्टम में? यार जवाब ही नहीं आ रहा आप सब लोगों को, पता नहीं क्या मसला है। ये वाली एंट्री कितने रुपए से बनी होगी? सवाल नहीं समझ आया तो बोल दो सर, सवाल दोबारा कर ले। मैं कह रहा हूं 80 रुपए का सामान था, 100 रुपए में बेचा। 80 रुपए का सामान था, 100 रुपए में बेचा। तो ये वाली एंट्री कितने रुपए से बनी होगी?
अब आप वीडियो जरूर देख लेना नाइस, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, जरूर देख लेना वीडियो। मैं फिर कर रहा हूँ सवाल, आखिरी बात। 80 रुपए का सामान खरीदा था, वो 100 रुपए में बेच दिया, ये वाली एंट्री कितने रुपए से बनी होगी? आवाज कट रही है, सबके पास आवाज खराब हो रही है? नो सर, अच्छा, सही आ रही है। ओके। बस यही पूछ रहा हूँ इतनी देर से। 80 रुपए में सामान खरीदा था, 100 रुपए में बेचा, ये वाली एंट्री कितने रुपए से बनी होगी? 100 रुपए कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। बनी होगी एंट्री, तो ये वाली एंट्री कितने से बननी चाहिए? ये वाली भी 100 से बननी चाहिए। फर्म एक ही वक्त में दोनों सिस्टम फॉलो कर सकती है क्या? नहीं, आमतौर पे फर्म या तो पीरियोडिक फॉलो कर रही होगी या परपेचुअल। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे एक शख्स बोले मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं रेलगाड़ी से भी जा रहा हूँ और मैं हवाई जहाज से भी जा रहा हूँ, एट अ टाइम जा रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है? नहीं। एक वक्त में या तो वो हवाई जहाज से जा सकता है या एक वक्त में वो पानी के जहाज से जा सकता है। अगर एक ही वक्त में वो दोनों दोनों तरह से जा रहा है तो फिर वो दोनों जगह से जा नहीं रहा, कहीं एक जगह से उसकी रू जा रही है या कोई डमी जा रही है उसकी। इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस से एंट्री बनेगी। तो यहाँ 100 रुपए से आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ जो मैंने एग्जाम्पल। तो ये वाली एंट्री कितने से बनेगी? 100 से। अब परपेचुअल सिस्टम की खासियत याद है सबको? पहला जरा परपेचुअल सिस्टम की खासियत बताओ। सर फौरन अपडेट करता है चीजों को। अच्छा, और पीरियोडिक फौरन अपडेट नहीं करता। अच्छा, तो यहाँ 80 के सामान को 100 में बेचा, तो इसने क्या लिखा? 100 में सामान बिका। इसने ये नहीं लिखा कि 80 का सामान हमारे पास से गया। लेकिन ये वाला सिस्टम कहता है अगर 80 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेचा तो चलो 100 रुपए आएंगे, 100 रुपए सामान की आमदनी हुई बेचने से, लेकिन सामान जो गया वो भी रिकॉर्ड करना चाहिए। जी सर। तो कितने रुपए मालियत का सामान चला गया हमारे पास से? 80 रुपए। 80 रुपए का, सही है। 80 रुपए मालियत का सामान जो चला गया उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोच समझ के जवाब दें सब बच्चे, आप सबको पता है 80 रुपए का नाम कॉस्ट प्राइस। नहीं, ये तो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लड़की थी, कॉस्ट ऑफ, इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे हुए सामान की असल कीमत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। सर क्यों डेबिट क्यों कर रहे हैं? सुन लो, क्योंकि भाई 80 रुपए मालियत का सामान हमने बेचा, यानी 80 रुपए हमारा खर्चा है। हमने जब उस सामान को खरीदा था हमने उसे अपना खर्चा नहीं कहा था, हमने उसे क्या माना था? अपना, बोलो ना यार, कला आप क्या एसेट माना था, सही है। तो अब जब हमने उसे आज अपने पास से बेच दिया तो हमने कहा अब क्योंकि हमने उसे कितने रुपए में बेचा? बोलो 100 रुपए में, तो 100 रुपए से तो हुई हमारी आमदनी, और हमने बेचा और सामान था कितने का? 80 का, तो 80 रुपए को हमने मान लिया अपना खर्चा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर एक्सपेंस है। भाई बेसिक अकाउंटिंग के फॉर्मेट में देख लो तुम लोग, इतनी बेसिक चीजें याद नहीं रखते आप लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर एक्सपेंस है और एक्सपेंस में हो रहा है इजाफा, क्योंकि हमने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया था। यहाँ पे हमने मर्चेंडाइज खरीदते हुए उसे खर्चा कह दिया था, यहाँ हमने उसे खर्चा कहा नहीं था, तो इसलिए अब हम उसे अपना खर्चा कह रहे हैं। और बताओ हमारे पास से क्या चली गई? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी कितने की चली गई? 80 रुपीज की चली गई। शुक्रिया आपके बताने का बहुत बहुत। 80 रुपए की मर्चेंडाइज हमारे पास से चली गई। इसका मतलब हमने कॉस्ट को भी साथ साथ अपडेट कर लिया कि हमारे पास से इतने, यानी हमने अपने एसेट को भी कम कर लिया। देखो यहाँ पे अब जरा पूरा रिव्यू ले लो। यहाँ मर्चेंडाइज खरीदी थी तो बढ़ी थी, एसेट बढ़ा था डेबिट। यहाँ खरीदे हुए माल को वापस किया था तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट हुई थी। और अब यहाँ पर हमने उस माल को जो खरीद के लाए थे उसे बेचा, तो बेचने वाली प्राइस अलग, उसकी एंट्री अलग, और उस सामान के जाने की एंट्री अलग। इसका मतलब है सेल की आमतौर पर आप एंट्री बनाते थे एक, कौन से सिस्टम में? पीरियोडिक में। जबकि परपेचुअल में सामान बेचने की एक एंट्री नहीं बनती है, दो एंट्रीज एंट्री बनती है। एक हमेशा सेलिंग प्राइस से और एक हमेशा, ये कौन सी प्राइस है आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये कौन सी प्राइस है याद रहेगा, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसका मतलब है परपेचुअल में सेल की 2 एंट्री है और पीरियोडिक में सेल की एक एंट्री। ये वही एक एंट्री है जो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब आप सेल की 2 एंट्री बनाया करेंगे। कौन से सिस्टम में? याद रखना, परपेचुअल में। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक? किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी तक?
नहीं साहब अब आप ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ अपलोड हो जाए और आपको ईमेल आ जाए, और अगर नहीं आई तो फिर वीडियो पब्लिक कर दूंगा, आप पब्लिक में जाके देख लीजिएगा। फिर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है। सही है, बस तो आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात हो रही है। एक्स्ट्रा क्लास का एहतमाम करें क्या, अगर आप चाहते हैं, और अगर मैनेजमेंट इजाजत दे दे, क्योंकि फीस का बहुत इशू आ रहा है आप लोगों का, तो एक एक्स्ट्रा क्लास देख लेते हैं। अगर मुमकिन होती है तो एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा। और ये एंट्रीज का मामला आप लोगों से बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने घरों पर बैठकर प्लीज ये जो आपके पास एंट्री बनी हुई है ना, नाइस साहब आप अगर मौजूद है तो, और अगर नहीं है वीडियो देखे बाद में तो भी, ये सारी एंट्रीज जरा गौर से देखिएगा, ये सारी जितनी बनी है। सही है, आप सब बच्चों से भी कह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 12 में भी जितनी एंट्रीज बनी है, नहीं कोई होमवर्क नहीं दिया अभी तक मैंने, कोई होमवर्क नहीं दिया। आपका होमवर्क यही है कि आप ये सारी एंट्रीज को रिव्यू करें, ठीक है। ये सारी एंट्रीज फीफो मेथड के तहत बनी हुई है, रिमेंबर इस, क्योंकि यहाँ ना क्वेश्चन नंबर 12 में वहां जो एंट्री बनी है वो भी आप चेक करो, ये वाली एंट्रीज भी चेक करो। फिर कल या परसों अगर मुमकिन होता है तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा 4-5-6 घंटे पहले बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लास है। सही है, वही तरावी के बाद का एहतमाम करेंगे, क्या ख्याल है? किसी को कोई एतराज हो तो पहले बता दे, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफी। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मुलाकात होती है, बशर्ते कि मैनेजमेंट इजाजत देते, उम्मीद है मिल जाएगी इजाजत अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, कल सेंटर ऑन है, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया था उन्हें बता दूं कल सेंटर ऑन है, कल आप जाके अपनी फीस जमा करा दें, वरना परसों से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी। बेकार में आपकी 2-3 क्लासेस सस्पेंड होती हैं, वैसे ही ऑनलाइन पढ़ने में इतना हल्का चल रहे और नुकसान हो जाएगा, तो अपना नुकसान ना करें, क्योंकि क्लासेस सस्पेंड होती हैं तो फिर टाइम वेस्ट होता है। चलें, मुलाकात हो रही है बहुत जल्द। फी अमानिल्लाह, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।